सुबह से लगातार महा कवरेज न्यूज इंडिया पर जारी है, लेकिन एक तरफ जहां हमारी नजर लगातार कर्नाटक के वहीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह कि फिलहाल गोरखपुर और सहारनपुर में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। तो अहम खबर, बड़ी खबर गोरखपुर और सहारनपुर से, जहां पर फिलहाल बीजेपी जो है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश की मतगणना लगातार जारी है। और बता दें आपको कि सहारनपुर में बीजेपी जो है वो आगे निकल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोरखपुर जिले की, तो गोरखपुर में भी बीजेपी जो है वो आगे, बहुमत के साथ आगे है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां पर लगातार सुबह से मतगणना जारी है, वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल आइए गोरखपुर का दुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गोरखपुर में बीजेपी आगे, और क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अभिनेत्री काजल निषाद वो बहुत पीछे हैं। जो जिस तरह का मुकाबला माना जा रहा था वो उस तरह का मुकाबला भी धरातल पर दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। अगर हम बात करें तो ईवीएम खुल चुकी है, दूसरे चक्कर की जो है गिनती खत्म हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, वो इस समय करीब 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जो एक फिगर है वो क्लियर होता जा रहा है कि गोरखपुर से बीजेपी जो है स्थापित होने जा रहा है। हालांकि जो वार्ड है, अगर हम वार्डों में देखें तो अधिकतर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, और तमाम ऐसे वार्ड है जहां पर निर्दल प्रत्याशी भी चुनाव इस बार जीते हैं। लेकिन ज्यादातर दबदबा अगर देखें तो गोरखपुर नगर निगम इस बार बीजेपी के पार्षदों का है, और वही जो है करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के मेयर का भी जो है इस बार हमेशा की तरह इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर ही गोरखपुर को मिलने जा रहा है। जी, कहा यह जा रहा था कि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे कि गोरखपुर वो सीट है जो हॉट सीटों में से एक सीट में शुमार होती थी, और ऐसे में तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर गोरखपुर में लगा रखा था। लेकिन कहा जाए कि किसी का जादू नहीं चला, सिर्फ सीएम योगी का जादू चला है। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी का गढ़ रहा है गोरखपुर, और अगर हम बात करें तो कई वर्षों से भी अनवरत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गोरखपुर मेयर की जो है वो सीट रही है, चाहे वो सत्ता में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रही हो या ना रही हो। लेकिन गोरखपुर का जो मेयर सीट है वो शुरू से जो है भारतीय जनता पार्टी करीब 27 वर्ष हो गए जब भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट है, और इस बार भी ये सीट करीब करीब पक्की मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से मुकाबला माना जा रहा था, जिस तरह से भीड़ और हुजूम जूट रहे थे, अखिलेश यादव खुद उतर गए थे एक दिन प्रचार में, लेकिन वो कहीं से भी ईवीएम में, मतलब वोट में वो भीड़ तब्दील नहीं हो पाई, और भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त वो लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, तो लगातार उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर पर अपडेट है, लेकिन वहीं कर्नाटक के रुझानों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी मौजूद है। ओवर टू यू विजय त्रिवेदी। जी, शुक्रिया निदा, बात कराने के लिए और यूपी निकाय चुनावों पर अपडेट देने के लिए। मनोज यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं कि क्या है इन नतीजों पर? निश्चय ही अगर नगर निगम के परिणाम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी सुबह कई सीटों पे आगे थी, फिर लगातार मेरठ में आगे रही, प्रयागराज में भी हमारी लड़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन इतने भर में उत्तर प्रदेश नहीं है। नगर पालिका और नगर ने पंचायत के चुनाव में, पार्षद और सभासद के चुनाव में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का आंकड़ा बेहतरीन है। मेरे पास एक डेटा है 544 का, जो नगर पंचायत है उसमें 51 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे है। जी, और लगभग 80 और 82 सीटों पे लगभग बीजेपी है। मतलब 10% से आप बहुत खुश हैं कि 10% सीटों पर भी आपको यदि बहुमत मिल रहा है। 544 में से 51 तो 10% भी नहीं होती वैसे। क्या इसको ऐसे कह सकते हैं मनोज जी कि बाबा योगी का जो बुलडोजर है वो चल गया है पॉलिटिकल ग्राउंड पर? ये नतीजे अभी सारे रुझान में नहीं आए 544 सीटों के। मैं उनकी बातें लगभग 150 के आसपास का रुझान है जी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 500 के रुझान आ जाते तो 86 सीटों पे बीजेपी आगे ना होती, उसके आंकड़े कुछ और होते, वो थोड़ी देर में पहुंचे। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर नगर निगम की जो बीजेपी को, आप भी जानते हैं त्रिवेदी जी की, बीजेपी को शहरों की पार्टी के रूप में जाना जाता है और हमेशा से उस पर एक टैग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोई बढ़त है और रुझान उनके पक्ष में। लेकिन पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश का जब देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। शाम तक परिणाम सामने निश्चय ही आपको मनोज जी, आपने जिस तरह कहा कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो ये कोशिशें हम सपा की ओर से क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि अखिलेश यादव अब से पहले नगर निकाय चुनाव में बहुत कम आते थे, लेकिन इस बार प्रचार में वो उतरे हैं, धरातल पर उतरे हैं। लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था नो दंगा नो कर्फ्यू, लगता है कि यही वाला जो जादू है वो चला, बुलडोजर का जादू चला, इसलिए सपा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई। बीजेपी काफी जगह पर बढ़त बना चुकी है। नहीं, मैंने कहा ना, जब वो सत्ता में नहीं थी तब भी तो उनकी बढ़त थी नगर निगम में जी। इस बात में कौन सा, सत्ता हमारी थी,
तब भी हम नगर निगम में हमारी पिछली कोई सीट नहीं थी, 17 में भी कोई सीट नहीं थी। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री जी अगर मच्छर मार रहे थे माफिया राज खत्म करके, तो फिर उनको मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की महापौर की जो जनता है वोटर। मनोज जी, आपको रोकना चाहते हैं, हमारे साथ दिनेश शर्मा साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। जो अभी नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो आए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? कैसे आप देख रहे हैं इनको? निश्चित रूप में जो उत्तर प्रदेश में रुझान आ रहे हैं जी, आप देख रहे हैं कि 17 में से 16 मेयर में बीजेपी काफी आगे चल रही है जी। और मुझको लगता है कि 17 की 17 महापौर बीजेपी को मिलेगा जी। और नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछले बार के अपेक्षा इस बार कहीं अधिक जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़त बनाए हुए हैं जी। मैं कह सकता हूं कि ये वो समय है जब योगी जी और मोदी जी का जो बेहतर समन्वय है जी, वो उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में चढ़कर बोल रहा है जी। और आज ये स्थिति है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में जहाँ एक तरफ नाली, सड़क, खड़ंजा और मार्ग प्रकाश व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण की प्रावधि को ठीक किया, वहीं अमृत योजना के माध्यम से जल निकासी और सीवरेज को ठीक करने का काम बीजेपी ने किया है जी। और अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन गया है। 17 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 20 हवाई अड्डे अपने काम को पूर्ण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो कूड़ा निस्तारण के लगभग हर नगर निगम में व्यवस्थाएं की गई हैं। और इन सब से अलग हटकर अगर आप लखनऊ ऐसे एरिया में देखें तो हम लोगों ने कान्हा ओपन प्रोजेक्ट एक पूरे एशिया में एक मॉडल बना, जहाँ गाय के लिए, सांड के लिए, कुत्तों के लिए, बानर के लिए, पशु पक्षियों के लिए एक अलग प्रकार का प्रोजेक्ट देखने में सामने आया। तो मैं कह सकता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा जिले जो चयनित किए गए वो उत्तर प्रदेश के किए गए और आज बड़ी तेजी के साथ में इनमें काम चल रहा है। शर्मा साहब जी, काम चाहती है जी। योगी जी 24 घंटे में 18 घंटे वो डेवलपमेंट के मूड में रहते हैं जी, और अपने दौरे में करके वो चलते हैं जी। विपक्ष के लोग तमाम हैं जो अपने विदेशी दौरे अपने तो करते हैं, लेकिन शहरी और प्रदेश की जनता की नब्ज मापने के बजाय जब चुनाव आता है तो अपने को ये बताने में कि बीजेपी ने बेईमानी कर ली होगी, पहले से वो हार की संभावनाओं को देखकर बोलने लगते हैं जी। शर्मा साहब, एक बात समझना चाहता हूँ आपसे। चुनाव की जब शर्मा साहब, एक बात समझना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया लखनऊ में तो आपका रुतबा वैसे भी बहुत चलता है दिनेश शर्मा साहब का, और शहरों में भी आपकी पार्टी, जैसे आपने जिक्र किया कि 17 में से 17 या 16 सीटें आपको मेयर की मिल जाएगी। आपने फिर एक्सप्रेसवे का जिक्र किया और एयरपोर्ट्स का जिक्र किया, यानी आप अब भी केवल शहरों तक सीमित रहना चाहते हैं, नगर पंचायतों में आप 50% पर भी नहीं है। और आपने जिक्र नहीं किया कि गांवों के हाल क्या है। आपने गांव का पूछा नहीं जी। गांव में आज पहली बार गांव को संपर्क सड़कें जोड़ने वाली बन चुकी हैं, लगभग हर घर में लाइट लगाने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। शौचालय के निर्माण आज गांव की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास हैं आज एक मॉडल बने हैं। आज वहां 18 से 22 घंटे की जो बिजली व्यवस्था है वो गांव की आज एक आदर्श व्यवस्था में आती है। 5 लाख का जो सुरक्षा स्वास्थ्य कवच है आयुष्मान भारत का, वो आज गांव के हर नागरिक को मिल रहा है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अब गांव-गांव इंटरनेट हो रहा है। आप किसी ग्रामीण से पूछिए 2017 के पहले क्या वहां मोबाइल का कनेक्शन भी पहुंचता था? आज इंटरनेट पे वो पूरी दुनिया का हाल आज गांव का एक आम आदमी ले रहा है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा के परिवर्तन में जो क्रांतिकारी उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक मॉडल विकास का जो उन्होंने कायम किया है, वो आज दूसरे प्रदेशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। तो इसीलिए ये जो विपक्ष है वो हमेशा आलोचना की मूड में रहता है और आराम के मूड में रहता है, और बीजेपी का कार्यकर्ता से लेकर नेता तक पूरा कार्यक्रमों के मूड में रहता है और जनता की सेवा के मूड में रहता है। कोरोना में भी ये 2 साल कोई नहीं निकले थे विपक्ष के लोग, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता निकलते भी थे और उनकी सबसे ज्यादा
कोरोना के कारण मृत्यु भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने सेवा का भाव नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता में पकड़ के लिए ठीक है प्रभावी बनती है। शर्मा साहब एक सवाल, एक बड़ा तो ये बात है कि आज तक का एक छोटी सी बात की, प्रधानमंत्री ने जैसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जी वैसे 6 साल में योगी जी ने भी एक दिन में विश्राम नहीं किया है, एक दिन का छुट्टी नहीं लिया है। ये एक बड़ी बात है जी। शर्मा साहब, आज अभी कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी आ रहे हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है या पार्टी है वो 2024 के लिए कर्नाटक से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर भरोसा करना चाहती है। क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कर्नाटक में कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो सकती है? और आप बार बार योगी जी और मोदी जी को एक साथ रख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं एक चीज तो आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्नाटका में बीजेपी पिछले बार जितनी लोकसभा की जीती थी उतनी जीतेगी। आप लोग खुद एक विश्लेषण में कर्नाटका के बारे में बोल रहे हैं कि कर्नाटका में मोदी जी का जादू चल रहा, मोदी जी के प्रभाव से तमाम सीटें बढ़ी हैं, और जब मोदी जी खुद चुनाव के मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रति जो आकर्षण का भाव है वो कर्नाटका में भी बढ़ेगा और जगहों पर भी बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश में आप निश्चित रूप से मानिए कि 2 सीटों पर जहां हम नहीं जीतते थे, रामपुर और आजमगढ़, वहां भी हम जीत कर आए हैं। अब की बार 80 की 80 सीटों का एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाकर प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में एक सोने में सुहागा करने की स्थिति लाएगा। जी दिनेश जी, मेरे सहयोगी चारुल जो है वो पूछ रही थी कि शर्मा साहब से पूछेगा कि बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नहीं बना है, इस बार संभावना है क्या 80 सीटें आपको मिल जाएंगी तो? आप ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने और माननीय मोदी जी भी 2 बार प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही बने हैं और तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश से ही वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये निश्चित मानिए, मोदी जी उत्तर प्रदेश में उनका दिल बसता है और उनकी क्रिया कर्म की स्थली जरूर गुजरात रहा है, लेकिन उनका राष्ट्रव्यापी नेतृत्व तो हमेशा रहा है। संगठन में भी जब काम किया है तो पूरे देश में उन्होंने काम किया है, लेकिन जहां उन्होंने अपनाया राजनीतिक रूप में राष्ट्रीय राजनीति में, तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और उन्होंने गंगा माँ की स्थली वाराणसी को ही चुना है। इसलिए उत्तर प्रदेश उनकी आत्मा में निवास करता है और उत्तर प्रदेश से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरह से विजय जी ने आपसे सवाल किया, एक अच्छे राजनेता होने के नाते ने आप इस बात को तो संभाल लिया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से चुनाव लगे, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि बात यहाँ पर गृह राज्य की हुई थी जिसमें बोलने से आप बच गए। लेकिन चलिए अगर हम बात कर ले निकाय चुनाव को लेकर, हमने अक्सर देखा है कि मुस्लिम चेहरों को टिकट देने से बीजेपी बहुत बार बचती नजर आई, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी में खास तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। क्या ये मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए, या फिर ऐसा क्या फैक्टर रहा, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिला, लेकिन इस बार निगम के चुनाव में हम देख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी अच्छा खासा दांव खेल रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले तो समझना होगा स्वरूप को, और हमारा जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम तुष्टीकरण को आधार नहीं बनाएंगे, ये हमारी पार्टी की संरचना के समय से ही हमने स्पष्ट कर दिया था। और जब हमने केंद्र सरकार की योजनाओं में कि मकान मिलेगा तो हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलेगा, जो शौचालय है तो सबको मिलेगा, 10 किलो राशन है तो सबको मिलेगा, स्वास्थ्य है 5 लाख का तो सबको मिलेगा, जब हमने ये किया तो बड़ी संख्या में जो मुस्लिम संप्रदाय है अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ। उसने देखा कि 6 सालों में एक भी दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ है, और जो वो सरकारें आती थी वो नारा देती थी, कोई अपने टोपी लगा लेता था, कोई अपने को किसी प्रकार का और वेशभूषा धारण करके अपने को वो अल्पसंख्यकों के निकट बताने का प्रयत्न करता था विपक्ष का, और बाद में जब चुन के आते थे तो वो अल्पसंख्यक का भी भला नहीं करता था। आज बीजेपी के समय ये है कि एक हाथ में पवित्र कुरान लीजिए और एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए, आधुनिकीकरण हो, मदरसों का पढ़ाई हो, रोजगार मिले, उनके हाथ में कलम आए और वो आगे बढ़े, इस नीति को हम समझते हैं कि अल्पसंख्यकों ने पसंद किया है। और जब से अल्पसंख्यक महिला मुस्लिम बहनों के लिए तलाक पर जब विधेयक आया तो तब से भी महिलाओं में एक विश्वास जगा है, और मैं कह सकता हूं कि आज बदलता हुआ जो आवरण है
उसमें अब वोट बैंक बन के विपक्ष मुस्लिम मतदाताओं को बहुत अधिक समय तक नहीं रख सकता। जी शर्मा साहब, सबके लिए काम करेगी, अनुसूचित के लिए भी, पिछड़े के लिए भी, अगड़े के लिए भी, जी सबके लिए काम करेगी। जी शर्मा साहब, इन लोकल बॉडीज इलेक्शंस में पार्टी ने पूरा काम किया, आपने बड़ा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे बचपन में यह होता था कि छोटी क्लास में छोटा सा इम्तिहान भी मैं पास कर लेता था तो कोई ना कोई अवार्ड मुझे घर वाले दे ही देते थे, कुछ इनाम दे ही देते थे। तो ये इन चुनाव नतीजों को का जो पुरस्कार वितरण है वो कब हो रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे संदर्भ में ये प्रश्न, आपका छुपा हुआ प्रश्न है वो हो तो मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा एक हमेशा से स्वभाव रहा है। मैंने एक नारा दिया था युवा मोर्चे का, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, कि जहां पर कम वहां पर हम। मैं ये प्रतीक्षा नहीं करता कि कौन मुझे क्या काम देगा। अगर राष्ट्रीय स्तर का काम होता तो वो भी आपने मुझे करते देखा होगा। और अभी आपने वार्ड में मुझे घूमते घूमते, मैं लगभग 70 वार्डों में लखनऊ के चुनाव में, अभी मैं अपने मन से भी गया, संगठन के द्वारा भी गया, प्रदेश में भी, कानपुर भी गया, आपका उरई भी गया, आपका कई और जगहों पर मैं गया, 3, 4, 5 जिलों में भी गया और सभी जगह काम करने का मुझे एक स्वभाव है। और यही हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव होता है कि जहां पर कम वहां पर हम। हर कार्यकर्ता को काम मिलेगा और कार्यकर्ता को उसकी उपयोगिता के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। बीजेपी में बीजेपी में मैं नहीं चलता, बीजेपी में हम चलता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, न्यूज इंडिया पर आप रहे, उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भी इन नतीजों के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वशिष्ठ साहब, कांग्रेस के लिए कर्नाटक से अच्छी खबर है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में तो खबर ही नहीं है, अच्छी बुरी क्या बोलूं मैं? विजय जी देखिए, आपने जो कहा, मैं ये कहूं कि चुनाव हर जगह हो रहा है और हर जगह के चुनाव में अच्छे रिजल्ट और निराशाजनक रिजल्ट आते जाते रहते हैं। जी आज पूरे देश में अभी अगर ऐसी बात है तो चुनाव अभी हम हिमाचल में जब जीते और उसके बाद अगर नगर निगम का चुनाव हुआ शिमला का, तो आपने देखा कि हमने प्रचंड बहुमत से वहाँ विजयश्री प्राप्त की। चुनाव के हार जीत चुनाव का अंग है। ये तस्वीरें वसीम साहब, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें ही हम लोग दिखा रहे हैं जहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। जी वसीम साहब, देखिए आपसे मेरा, विजय जी आपसे जब कोई चर्चा होती है तो उसका आनंद भी आता है क्योंकि आप एक अनुभवी पत्रकार हैं और आप निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आज कर्नाटक का चुनाव, मैं ईसीआई पे विश्वास करता हूं, आपकी भी जो टैली है बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि फाइनल टैली होगी उसके ही साथ साथ दिखा रही है। जी कर्नाटक में आप देखिए कि मुद्दे क्या थे। मेरे ख्याल में पूरे देश के किसी टीवी चैनल पे शायद आपके यहाँ चले पर उत्तर प्रदेश के रिजल्ट नहीं चले, और प्रधानमंत्री जी ने शायद ही किसी चुनाव में इतना समय दिया हो जितना उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में दिया। और उसके बाद रिजल्ट जो आए हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि कर्नाटक की जनता ने हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस का साथ देने वाला दूसरा प्रदेश अब कर्नाटक हो गया है। और आने वाले इसी साल में 4 महत्वपूर्ण चुनाव आ रहे हैं। जी मेरे को, हम कभी ये नहीं कहते कि किसी को मुक्त करना, पर आज का चुनाव के बाद ये माना जाएगा कि अब दक्षिण भारत में बीजेपी की कोई सरकार नहीं है। ये सत्य रहेगा क्योंकि आप विजय जी हमेशा ही सत्य की बात करते हैं। और उत्तर भारत में शुरुआत होने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः कर्नाटक की जनता का ही धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने, हमें कर्नाटक की जनता में विश्वास था और उनका साथ हमें मिलेगा और बजरंग बली ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। इसके लिए कर्नाटक की जनता और प्रभु बजरंग बली का बहुत बहुत धन्यवाद है। जी अश्वनी जी, बहुत चलिए ठीक है। अश्वनी जी, ये बजरंग बली को वीरेंद्र जी याद कर रहे हैं, आप कहते रहे हमेशा संकट मोचन नाम तिहारो, संकट कटा नहीं आपका? विजय जी देखिए, अभी वशिष्ठ जी धन्यवाद दे रहे थे, तब तक आपके स्क्रीन पर ही कितना हम बढ़े हैं और वो कितना घटे हैं, ये तो अभी घटना बढ़ना जारी रहेगा। तो ये जब तक सारे परिणाम, भी रुझानों पर हम बात कर रहे हैं, परिणाम जब तक ना आ जाए तब तक जो है कुछ कहना
बेमानी होगा। ठीक है। मगर एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के हर नेता को, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को मजबूर कर दिया है। देखिए बजरंगबली की फोटो लेकर उनको लोग कर रहे हैं, कम से कम आस्था तो जगी। राहुल जी कुर्ते के ऊपर, कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन लिए, मंदिर मंदिर जाकर माथा टेके, आस्था तो जगी। कम से कम इतना तो हुआ कि एक सनातन परंपरा में जो आस्था होनी चाहिए, जिसको ये लोग नकारते रहे हैं, उसमें आस्था तो जगी। बजरंगबली को जिस तरीके से वहां पर इन लोगों ने तिरस्कृत किया, आज अपने गोदी में लेकर मिठाई खिला रहे हैं, इतना तो बदलाव आया कम से कम। और ये इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को और उनके कार्यकर्ताओं को जाता है, कांग्रेस में आस्था जगाने के लिए। मगर एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए अभी इधर जो है बात हो रही थी, माननीय दिनेश जी ने जो कहा, उत्तर प्रदेश को भी हम लोगों को देखना चाहिए कि आपने एक कहते कहते आप ऐसा रुके कि उत्तर प्रदेश से तो कोई खबर ही नहीं है कांग्रेस के लिए। अभी पीछे चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी यहाँ पर पूरी अस्थायी तरीके से यहाँ की इंचार्ज थी, महासचिव थी, और वोट 6-7% हुआ करता था, वो 2% से भी कम करके ले आई। उत्तर प्रदेश की जनता भी जागरूक है, वो जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया हर चीज में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो नारा यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म, ठीक है, आगे नहीं बढ़ा, पूरे देश में कहीं नहीं बढ़ा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सराफ भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे पूछना चाहता हूं, हालांकि वशिष्ठ साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन वशिष्ठ साहब पॉलिटिकल जवाब देंगे और मुझे पॉलिटिकल खबर चाहिए। कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है कांग्रेस की तरफ से अगर उन्हें बहुमत मिलता है? अब भी रुझान है, इसलिए जब नतीजे आ जाएंगे और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? करें या फिर नाम की बात करें तो बहुत लाजमी है और जाहिर सी बात है कि सिद्धारमैया एक बड़ा नाम है कर्नाटक के चुनाव से लेकर, और कर्नाटक के अंदर जो लगातार काम करते रहे और जिनके चेहरे पर हालांकि पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है और आपको ये तस्वीरें दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इस तरह से लगातार जो है वो लगाड़े बजाए जा रहे हैं, और इधर पीछे की ओर तस्वीरें अगर दिखाएं तो आतिशबाजी भी जो है बहुत जोरों से लगातार कांग्रेस मुख्यालय में जारी है। तो जहाँ तक मुख्यमंत्री की हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुत लाजमी है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में लगातार वहाँ पर काम करते हुए नजर आए, और सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तमाम नेताओं को एकजुट करने का काम किया है। और अगर विधायकों की मत की बात करें तो तकरीबन 1 घंटे बाद जो है विधायकों की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद जो है तस्वीरें साफ हो पाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रवि। तो ढोल नगाड़ों की गूंज बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा हो रहा है कि अगर कहीं के चुनावी नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस के दफ्तर में सुबह से जश्न का माहौल है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार महाकवरेज न्यूज इंडिया पर जारी है।